देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास बुलेटिन जिसका नाम है ब्रेकिंग बुलेटिन। इस बुलेटिन में आप जानते हैं कि सभी अहम खबरें आपके सामने होती हैं। अब तक की तमाम बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे और गहराई से भी उन खबरों के मायने आपको समझाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की। अब सोचिए, सऊदी अरब में हमारे अपने देश के लोग और उनका इंतकाल, उनका यानी कि इस दर्दनाक हादसे में मौत की खबर सुनकर अपनों में बेचैनी होना लाजमी है, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा हुआ है। मदीना के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीजल टैंकर से एक यात्रियों से भरी बस टकरा गई। फिर क्या था? हादसे के बाद धूं कर ये बस जलती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात तो ये भी थी कि जब ये हादसा हुआ रात के समय, तो ज़्यादातर यात्री सो रहे थे, इसलिए उनको बचने का मौका तक नहीं मिला। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हादसे के बाद बस में आग लग गई। 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई गई है। अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं। उम्राह करने के लिए सऊदी अरब गए थे ये सभी लोग, लेकिन किसे मालूम था कि इतना बड़ा हादसा इनके साथ हो जाएगा। इनके अपने भारत में चिंतित हैं और अब लगातार मांग उठ रही है कि सभी के शव भारत वापस तुरंत पहुंचाए वहां की सरकार, और यहां की सरकार जल्द से जल्द संपर्क साधे। बहुत भयावह और बहुत दुखद ये हादसा रहा है, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भयंकर आग लगी उस बस में, क्योंकि डीजल टैंकर था और आपस में अगर बस और डीजल टैंकर टकराए तो फिर ये भीषण मंजर तो सामने आना ही था। दूर से भी इस आग को देखा जा सकता था, तस्वीरों में इसे कैद किया गया। और भारत जब ये खबर आई तो दुखों का पहाड़ टूट गया उन परिवारों पर जिनके अपने इस भयानक बस हादसे में जान गंवा चुके हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनके डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। और इस भीषण हादसे पर PM मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। मदीना में भारतीय नागरिकों की बस दुर्घटना में मौत हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। रियाद और ज़ैदा में दूतावास मदद में सक्रिय अधिकारी हैं। सऊदी अधिकारियों के संपर्क में दूतावास है। राहत और सहायता कार्य लगातार जारी है। इस बात की जानकारी पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट भी आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की। बिहार में NDA सरकार बनने जा रही है एक बार फिर से, लेकिन कहना होगा कि इतने बम्पर वापसी बहुत कम देखने को मिलती है। आप सोचिए, 200 के पार सीटों का आंकड़ा, यानी सीटों का दोहरा शतक लगाया गया, और उसके बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करना बहुत मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि फिलहाल मौजूदा स्थिति की बात करें तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि औपचारिकता है। उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ वो लेने जा रहे हैं। ये लगभग साफ है, क्योंकि संकेत भी मिल चुके हैं। अब सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां से एक ऐसा चेहरा लगातार मुख्यमंत्री बनता जा रहा है।
आरजेडी के साथ भी कभी सरकार बनाई तो, लेकिन बीजेपी का साथ बहुत लंबे समय तक दिया उन्होंने भी और बीजेपी ने भी। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को निर्धारित हो गया है, इस बात की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहने वाले हैं। जाहिर तौर पर मंत्रियों की संख्या लगभग 35 से 36 अनुमानित है। जीतन राम मांझी इस तरफ से जानकारी दे रहे थे कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है और पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जीतन राम मांझी अपनी तरफ से ये बात बताते नजर आए देशवासियों को, बिहार वासियों को। सारी बात समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखलाया जा रहा है, उसमें अपने व्यक्तिगत रूप में हमको कहने का कुछ नहीं है। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। यहाँ कुछ आवश्यक काम के लिए आए हुए थे, आज भी आवश्यक काम है। लगता है कि आज काम करके आज ही बैक हो जाएंगे हम पटना। तो हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे। उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और लोजपा के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनकी नज़रिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है, और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज़्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं तो जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते जो हम लोग सोचते थे उससे ज़्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। संसद सदस्य परामर्श समिति की बैठक और मनोहर लाल संसद सदस्य परामर्श समिति की बैठक में शामिल रहे। बैठक विद्युत मंत्रालय के लिए आयोजित हुई है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मनोहर लाल यहां पर मौजूद रहे और साथ ही आपको बता दें कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। ऊर्जा पॉलिसी और परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया है। अन्य सांसद और अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा थे। बैठक से मंत्रालय की नीतियों पर असर की उम्मीद है, यह भी कहा गया है। लगातार देखा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर पर भी पूरा फोकस है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मंत्रालय है और वो जानते हैं कि देश भर में इस मंत्रालय की अहमियत क्या है। इसलिए इसकी प्रगति की समीक्षा करना और साथ ही नई पॉलिसीज बनाना, पुरानी पॉलिसीज में और ज़्यादा गति पैदा करना, ये सब कुछ उनके काम का हिस्सा है। और हरियाणा के फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक की मैं बात कर रहा हूं। फरीदाबाद में 32वीं ये नॉर्दर्न रीजन काउंसिल की बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, खासतौर पर क्योंकि वो अध्यक्ष हैं इस परिषद के। ये बैठक चल रही है, इसमें कई विषयों पर बातचीत हो रही है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है जो इस परिषद का हिस्सा है। काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के मौजूद है, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक करके सबका स्वागत किया।
सीएम नायब सैनी क्योंकि मेज़बानी कर रहे हैं इस बैठक की, क्योंकि हरियाणा में हो रही है बैठक, इसलिए उन्होंने स्वागत किया सभी मुख्यमंत्री का और उपराज्यपाल जो यहाँ पर मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी दिखाई दिए और अधिकारी भी शामिल थे, अलग अलग राज्यों के भी और हरियाणा के भी। आप देख सकते हैं स्वागत की तस्वीरें, जब गृहमंत्री अमित शाह का सबसे पहले उन्होंने स्वागत किया इस मीटिंग के लिए। आप उन्हीं तस्वीरों को आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं और बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, चाहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, पंजाब के हों, और साथ ही बैठे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उमर अब्दुल्ला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल और लद्दाख के उपराज्यपाल के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी आमंत्रित किया गया था। ये तस्वीरें उसी दौरान की है। इससे पहले रेखा गुप्ता और नायब सैनी की भी मुलाकात हुई थी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मीटिंग से पहले प्रतिक्रिया भी दी थी, वो भी आपको हम सुनवाएंगे। आज नॉर्थ रीजनल काउंसिल की मीटिंग है और यहाँ पर लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर, और जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री शर्मा का होस्ट किए और अमित शाह जी इसको चेयर करेंगे। और नॉर्थ जोन की जो मीटिंग है इसमें कानून को किस तरीके से जो नए कानून में बदलाव किया है, बड़ी तेज़ी से उसमें अच्छा इंप्लीमेंट और इम्पैक्टफुल वो रहे, इस तरीके की चर्चा होगी और सभी लोगों का जो जाएंगे और दिशा निर्देश देने का काम होगा। सभी स्टेट्स के अधिकारीगण और अपने होम मिनिस्ट्री के सभी अधिकारीगण आज यहाँ पर पंजाब मुख्यमंत्री से रिप्रेजेंटेटिव गैस जो मंत्री हैं वो यहाँ आए हुए हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन उनके सारे ऑफिसर्स उमर अब्दुल्ला JNK से उमर अब्दुल्ला जी यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी लोग उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक है। पिछली बैठक जो थी वो अमृतसर में हुई थी। इसमें जो राज्य से संबंधित मुद्दे उस दृष्टिकोण से बात की जाती है और उसका समाधान आपसी मेल मिलाप के साथ किया जाता है। तो निश्चित तौर पर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेते हैं और अपने प्रदेश की समस्या जो एडजॉइनिंग स्टेट से होती है उसको उठाते हैं। कई मसले होते हैं उस पर बात की जाती है। हिमाचल की कुछ चुनौतियों को भी सामने रखा जाएगा। देखिए, हिमाचल की चुनौतियाँ को सामने रखने का भी एक प्लेटफार्म तो है नहीं, क्योंकि लेकिन हिमाचल की जो चुनौतियाँ उसका सामना हिमाचल के लोगों को करना है, हिमाचल की सरकार को करना है। और ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित चुनौतियाँ ये आने वाले समय में हिमाचल में है और प्रदेशों में भी क्लाइमेट चेंज का असर है, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है, डिजास्टर हो रहा है और क्लाउड बस्टिंग हो रही है। क्लाउड बस्टिंग जहाँ होती है उसका कोई साइंटिफिक पता नहीं लगता कि क्लाउड बस्टिंग कहाँ होती है। वो मेरी व्यक्तिगत तौर से होम मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने इसके लिए कमेटी गठित की। आने वाले समय में कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात करते हैं। वैसे तो परिवार की बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन जब परिवार के सदस्य ही सार्वजनिक करें तो फिर बात होती ही है। अब विवाद कैसे बढ़ गया है, आइए एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। लालू प्रसाद यादव की जो बेटियां हैं वो धीरे धीरे सभी घर छोड़ रही हैं और घमासान इतना बढ़ गया है कि अब लगता है कि तेजस्वी यादव और संजय यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हैं ये बहनें। रोहिणी आचार्य के बाद अब 3 और बेटियों ने लालू प्रसाद यादव का घर छोड़ दिया। लालू की तीनों बेटियां, जिनमें मैं नाम अगर लूँ, मीसा भारती घर वो पहुंची है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रोहिणी आचार्य ही जिन्होंने घर छोड़ दिया है। इसके अलावा रागिनी ने भी घर छोड़ा है, चंदा यादव ने घर छोड़ दिया, राजलक्ष्मी यादव ने भी घर छोड़ा और मीसा भारती के घर चले गए। चप्पल से किडनी देने तक ये विवाद पहुंचा था और उसके बाद लगा कि मामला शायद परिवार का है, कुछ नाराजगी होगी, मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो और भी बढ़ रहा है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ।
अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। नाम इतना मशहूर हो गया, बदनाम होकर की बात ही क्या करें। यहाँ पर जांच काफ़ी तेज चल रही है। फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पर है अल फलाह यूनिवर्सिटी। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर का क्रिमिनल बैकग्राउंड देखा गया है। फाउंडर का नाम जावेद अहमद सिद्दीकी है। एजुकेशन से एग्री बिजनेस तक का कारोबार है। सिद्दीकी के नाम करीब 9 से 15 कंपनियां हैं। जामिया नगर के पते पर 7 कंपनी रजिस्टर्ड है। धोखाधड़ी के केस हैं, उसमें तिहाड़ में भी रहा है ये सिद्दीकी नाम का शख्स। सवाल ये है कि इतना बड़ा अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो ये किसी की नज़र में क्यों नहीं आ रहा। जावेद सिद्दीकी पर 7.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस है। जावेद सिद्दीकी के दुबई भागने की भी खबर है, यानी कि गड़बड़ झाला तो कुछ ना कुछ है। और यूनिवर्सिटी में जांच की आज काफ़ी तेज हो गई है। फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच अभी भी जारी है। यूनिवर्सिटी पर जल्द अब प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। यूनिवर्सिटी में अतिक्रमण पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। प्रशासन की टीम पूरी तरह से तैयार है। यूनिवर्सिटी की पैमाइश हो रही है और यूनिवर्सिटी पर अधिग्रहण है और अतिक्रमण है उसका आरोप लगा है। सवाल फिर वही है कि पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। क्राइम ब्रांच ने जमीन से जुड़े दस्तावेज की जांच भी की थी और उसके बाद अब निकलकर सामने आया है कि बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है। बस पैमाइश के बाद कार्रवाई का इंतजार है। दिल्ली बम ब्लास्ट में जो अपडेट आ रहा है वो आपके सामने खबरें अभी तक रख रहा है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है सामने कि आमिर नाम के एक शख्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है। आमिर कौन है? आमिर वो है जिसने फरीदाबाद से गाड़ी ली और उमर को दी। आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर एनआईए पहुंची। 10 दिन के एनआईए रिमांड पर है ये आरोपी। से पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एनआईए ने कल आमिर को गिरफ्तार किया था। जिस तरीके से उसने उमर की मदद की है तो ये एक बड़ा नाम है, संदिग्ध है इस पूरे आतंकी मामले में। आगे पूछताछ में देखने वाली बात है और कितने नाम उजागर करता है, क्योंकि कड़ी से कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है और एनआईए के अलावा जितनी भी टीमें इस मामले की छानबीन में जुटी हैं सभी को कामयाबी मिल रही है। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लगातार बयान सामने आ रहे हैं और एक सख्त बयान है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्त बयान दिया है। यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का सेल बताया गया। डॉक्टर आतंकवादी प्रशिक्षण दे रहे थे, पूरे देश को पता चला। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैकग्राउंड चेक जरूरी है, गलती आगे नहीं दोहराई जाएगी, ये कहा गया है। यूनिवर्सिटी की हाईकोर्ट स्वीकृति 2014 से पहले मिली थी और ये स्वास्थ्य विभाग के तहत बिल्कुल नहीं है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ये भी आरती राव ने कहा। अल फलाह यूनिवर्सिटी है, ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात, जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पर एक नज़र ज़रूर रखें। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन का। एक मेडिकल कॉलेज है जिसके नाम को लेकर लगातार विवाद था, लेकिन ये विवाद अब विवाद ना रहकर सुलझ गया है और समाधान हो गया है। कोरियावास गांव की मैं बात करें, वहां पर मेडिकल कॉलेज है जिसका नामकरण विवाद था।
लेकिन अब प्रदर्शन खत्म हुआ है, धरना खत्म कर दिया गया है। ग्रामीण अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की एक घोषणा से पूरा मामला सुलझ गया। ग्रामीण राव तुलाराम के नाम की लगातार मांग कर रहे थे। इस मेडिकल कॉलेज के नाम पर मुख्यमंत्री ने अस्पताल का नाम अब राव तुलाराम घोषित कर दिया। एक तीर से दो निशाने लग गए। कई महीनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। मंत्री विधायक मौके पर पहुंचे, धरना स्थल पर पहुंचे, दोनों पक्षों को साधने की कोशिश हुई और इसमें कामयाबी मिली। ग्रामीणों ने धरना खत्म किया और उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आई। सीएम साहब ने आज अनाउंसमेंट कर दी नानौल रैली में कि कोरियावास के मेडिकल कॉलेज में जो अस्पताल है उसका नाम राव तुलाराम जी के नाम से होगा और दूर दराज से जहाँ भी से लोग आएंगे अपना इलाज करवाने वो सभी राव तुलाराम जी के अस्पताल आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और मैं संघर्ष समिति का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज के दिन ये संभव हो पाया है। अगर वो संघर्ष नहीं करते तो शायद ही हमारा अस्पताल राव तुलाराम जी के नाम पे होता। 4 लाइन रोड की बात हुई है साथ के साथ में। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी हमारे जो विधायक हैं नारनौल के, उन्होंने एक मांग रखी थी सीएम साहब के सामने कि ये जो सड़क है कोरियावास मेडिकल कॉलेज आने की वो 4 लेन की होनी चाहिए। वो उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई है और यहाँ अब 4 किलोमीटर तक 4 लेन की का रोड बनेगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है कि इस मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल है वो शहीद आजम राव तुलाराम के नाम से होगा, क्योंकि न केवल कोरियावास उसके आस पड़ोस के सारे जिले के तकरीबन पंचायतों की ये मांग थी कि हमने ज़मीन खरीदी है और इस हॉस्पिटल का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। इसलिए ये धरना उठवाने के लिए आज हमें भी तैनात साहब सभी आए हैं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस इलाके की बात को समझते हुए इस हॉस्पिटल का नाम ये सही मांग थी। आप खुद सांसद ने भी पत्र पे साइन किए थे, काफ़ी विधायकों ने भी किया था। लंबा संघर्ष रहा है, थोड़ा लंबा समय तो लगा, चलो थोड़ा लंबा सही इलाके की मांग को मंजूर कर लिया मुख्यमंत्री जी ने, इसलिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मकान में धमाका हुआ है। हिसार के ओकलाना में एक मकान में भयंकर आग लगती हुई नजर आई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आग लगने की वजह से घर में 3 सिलेंडर एक के बाद एक ब्लास्ट होते नजर आए हैं। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी था और आग पर काबू पा लिया गया। आग के चलते आसपास के मकानों को भी खाली करवा लिया गया था और उस समय अफरा तफरी का माहौल था। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये एक आपको जगह नजर आ रही होगी जिसमें धू कर ये मकान जलता हुआ भी नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और तत्परता के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया गया। अब ब्रेकिंग बुलेटिन में हम बात करने जा रहे हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है और इसका समाधान कैसा होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की गई। ये जनहित याचिका है और इस पर सुनवाई अभी चल रही है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई चल रही है ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ जानकारियाँ मांगी गई है। ग्रैप नियमों से जुड़ी हुई जानकारी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली एनसीआर में क्या काम किए गए और जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब श्रेणी में जा चुका है उसके लिए सरकार प्रशासन क्या प्रयास करें, इस तरह की जानकारियाँ मांगी गई हैं, वो भी विस्तृत जानकारी। तो ऐसे में आज क्या टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रहती हैं, क्या कुछ निर्देश भी दिए जाते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है क्योंकि इस सुनवाई का असर लोगों की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ेगा। अब जब पोल्यूशन की बात हो रही है तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन किस कदर बढ़ रहा है आइए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में दरअसल 400 के पार कई जगह पर पोल्यूशन जा चुका है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। और बहादुरगढ़ के अलावा फरीदाबाद जो कि हरियाणा का ज़िला है, इसके साथ ही सोनीपत, रोहतक, यहाँ भी AQI लेवल ख़राब श्रेणी में है। गुड़गांव में भी लगातार AQI बढ़ रहा है। यहाँ पर गवाल पहाड़ी इलाके की बात करूँ 300 से ज़्यादा AQI दर्ज किया गया है। बाकी जगह भी 300 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। क्रैप 3 लागू है लेकिन बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा। प्रदूषण होने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। पोल्यूशन का स्तर खतरे के पार है।